हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। हमारा टॉपिक चल रहा था ऑक्सीजन फैमिली, है ना। तो ऑक्सीजन फैमिली में मैं को ओजोन करवा रहा था, ठीक है ना। ओजोन करवा रहा था बेटा, ठीक है ना। तो ओजोन के बारे में अपन आगे बात करते हैं बेटा, ठीक है ना। ओजोन के आगे बात करते हैं। मैंने कल जस्ट ओजोन स्टडी करवाया था आई थिंक, ठीक है ना। तो ओजोन के बारे में अपन आगे बात करते हैं बेटा। तो लिखिए 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 व्हेन साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, हेडिंग डालो प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। पहले हेडिंग डाल लीजिए प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। हेडिंग डाल लो प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। ओजोन को बनाते कैसे है वो लिखिए। लिखिए व्हेन साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, व्हेन साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज when silent electric discharge देखो बच्चों क्या बोला मैंने, साइलेंट डिस्चार्ज मतलब इसको अपन क्या बोलते हैं, लेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पार्क लेस बोलते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज is passed through is passed through is passed through dry oxygen, is passed through dry oxygen, then 10% oxygen, then 10% oxygen converts into ozone, then 10% oxygen converts into ozone. It means final mixture contains, it means final mixture contains both oxygen both oxygen both oxygen and ozone, both oxygen and ozone, and this mixture is known as ozonized oxygen, ozonized oxygen, ozonized oxygen, ozonized oxygen, ठीक है ना। अब देखो बच्चों मैं समझाता हूं, ध्यान देना इस बात को। देखिए एग्जैक्टली ये रिएक्शन है हमारे पास, है ना। ऑक्सीजन से ओजोन मिल रहा है और इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच की वैल्यू आती है वो ये आती है, डेल्टा एच की वैल्यू आ रही है 142 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये रिएक्शन होती कैसे, जरा समझ लीजिए, जरा समझे। देखो ये हमारे पास ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। मुझे इस मॉलिक्यूल को पहले ब्रेक करना पड़ेगा,
करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोलो बच्चों, ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बोलो बच्चों, एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर मुझे ब्रेक करना है इस मॉलिक्यूल के बॉन्ड को तो एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? ठीक है, यहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब क्या होगा कि जैसे ये आपका ऑक्सीजन मिल गया जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये क्या करेगा? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल को अपन ऐसा दिखा सकते हैं बच्चों, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अपन ऐसे दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं। इससे ये क्या करेगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन लिए इसने और कन्वर्ट किसमें हो गया? देखो 2 मोल्स ऑफ O3 के अंदर। हो गया कि नहीं हो गया? तो समझ में आया? तो ओवरऑल देखो क्या हुआ, ध्यान दीजिए, ये 2O से 2O कैंसिल आउट तो क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? ये O2 ये O2 ये हो गया 3O2, है ना? 3O2 से ये हो गया 2O3। हो गया बच्चों? समझ में आई एंडोथर्मिक क्यों? बच्चों समझ में आया क्या? बच्चों समझ में आया? आ गया समझ में? अब लिखो आप, लिखिए, लिखिए एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड for the conversion of, for the conversion of molecular oxygen, molecular oxygen, molecular oxygen into atomic oxygen, molecular oxygen into atomic oxygen. And this energy, and this energy and this energy is provided, is provided by silent electric discharge, by silent electric discharge, by silent electric discharge. आगे लिखो, फुल स्टॉप लगा के लिखो, ozone is highly unstable compound, ozone is highly unstable compound so sparkless, sparkless electric discharge is required to stop, to stop to stop decomposition of, decomposition of, decomposition of forming ozone. ठीक है, फॉर्मिंग ओजोन। बच्चों ये समझ में आ गया? साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज,
साइलेंट बच्चों कभी आपने स्पार्किंग देखी है? आप लोगों ने कभी आपने देखा होगा स्पार्किंग होते हुए देखी है? स्पार्किंग होती है तो वहां एनर्जी जनरेट होती है, पता है क्या? कभी आपने लाइन चल रही है स्पार्किंग होते देखी होगी, तो हमें बिना स्पार्किंग की इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है। स्पार्किंग से जो एनर्जी जनरेट होगी वो क्या कर सकती है? वो बने हुए ओजोन के मॉलिक्यूल को वापस ब्रेक कर सकती है बच्चों, ठीक है ना? ठीक है ना? तो अब एक बात बताओ बच्चों, ऑक्सीजन से ओजोन का फॉर्मेशन, ऑक्सीजन से ओजोन का फॉर्मेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एक बात है क्या? ऑक्सीजन से ओजोन का फॉर्मेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। मतलब आपको पता है कि इसको कुछ एनर्जी दोगे तो ये बनेगा, है ना? बोलो बच्चों, समझ में आ गया? इसको जब आप कुछ एनर्जी दोगे तो ये बनेगा ना। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि एनर्जी किसकी ज्यादा हुई? ओजोन की ज्यादा हुई ना फिर ऑक्सीजन से, तो आपने कुछ एनर्जी दी थी तभी तो ये बना। तो बच्चों बताओ स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हुई? फिर इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, उसकी स्टेबिलिटी कम होती है ना। बोलो बच्चों, ये बात सही है क्या? ये बात सही है क्या? ऑक्सीजन से ओजोन को बनाने में आपको एनर्जी देनी पड़ी। ऑक्सीजन यहाँ है, ओजोन की एनर्जी यहाँ है, आपने इसको कुछ एनर्जी दी तो आप इस स्टेट में पहुंचे। तो जितनी ज्यादा एनर्जी होती है उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होता है कि नहीं होता? समझ में आ गया क्या? आ गया बच्चों समझ में? आ गया है क्या? बोलो बेटा। ठीक है, अब देखिए बच्चों सुनिए, ये हटा दूं? अब देखो बच्चों सुनो क्या होगा। अगर मैं इस रिएक्शन को बच्चों एक बार रिवर्स करके लिख देता हूं, एक बार मैं रिवर्स करके लिख देता हूं, मैंने रिवर्स करके लिख दिया। जैसे ही मैंने इसको रिवर्स करके लिखा, देखिए बच्चों क्या हुआ, ध्यान दीजिए। ये डेल्टा एच माइनस हो जाएगा क्या? बोलो बच्चों, ये ऐसे लिखा हुआ था, मैंने उल्टा करके लिखा था, ये माइनस हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, इधर 2 मोल्स थे, इधर 3 मोल्स हो गई। मैं कह सकता हूं कि एंट्रोपी चेंज जो है वो पॉजिटिव आएगा। 2 से 3 गैसेस स्मॉल बन रहे हैं तो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा क्या? ये बात समझ में आई? 2 मोल ओजोन से 3 मोल ऑक्सीजन। अब बात को आगे समझिए। अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों, मेरे पास है देखो डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है। डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव में है बच्चों, ये नेगेटिव में है। फिर एक चीज बताओ, डेल्टा एस की वैल्यू ये पॉजिटिव में है, लेकिन पॉजिटिव के आगे नेगेटिव लगा हुआ है। तो आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, ओवरऑल डेल्टा जी किस में आएगा? ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव आगे नेगेटिव थे, ओवरऑल नेगेटिव हो गया, थी ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव में आएगी क्या? डेल्टा जी जब नेगेटिव आता है तो प्रोसेस कैसा होता है? डेल्टा जी जब नेगेटिव आता है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है? स्पॉन्टेनियस होता है कि नहीं होता? इसका मतलब क्या हो गया? आप समझ पा रहे हो कि ओजोन का ऑक्सीजन में जो कन्वर्जन है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ओजोन का ऑक्सीजन में जो कन्वर्जन है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब अपने आप होगा। समझ में आ गया क्या? अरे अपने आप होगा। और अगर अमाउंट आपने ज्यादा ले रखी है, अगर आपने अमाउंट ओजोन की ज्यादा ले रखी है तो हीट बहुत ज्यादा जनरेट हो सकती है। पर मोल इतनी जनरेट हो रही है, अगर ओजोन की अमाउंट बहुत ज्यादा तो हीट बहुत ज्यादा जनरेट हो सकती है। बहुत ज्यादा हीट जनरेट होने का मतलब वहां पर क्या एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो सकती है? क्या वहां पर एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो सकती है? समझ में आई बात? तो लिखिए बच्चों, लिखिए, लिखिए ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली,
ozone is thermodynamically unstable with respect to oxygen. Because decomposition of ozone is an exothermic process, and there is increase in entropy, These two factors are responsible for negative value of Gibbs energy change. And that's why high concentration of ozone can represent explosive reaction, बच्चों ये 12th में आया हुआ क्वेश्चन है आपके बोर्ड के एग्जाम में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ बच्चों, अगर ओजोन की कंसंट्रेशन राइज हो जाए तो ये आपकी एक्सप्लोजिव रिएक्शन दिखा सकता है, इसको एक्सप्लेन करो। तो कर सकते हो आप लोग? अरे बच्चों कर सकते हो क्या? ये बात समझ में आ गई क्या? ये लिखना पड़ेगा सारा आपको क्वेश्चन के अंदर, समझ में आया? हमने क्या सीखा देखो, कि ये देखो ये रिएक्शन ऐसे लिखी थी, ओजोन से जब आप ऑक्सीजन बनाएंगे तो जो ये पॉजिटिव था पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, डेल्टा जो पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ठीक है। इधर 2 मोल थे, इधर 3 मोल थे, 2 से 3 मोल्स हुए तो एंट्रोपी चेंज भी पॉजिटिव हो गया। अब इसमें देखिए बच्चों, डेल्टा एस तो नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव, इस पॉजिटिव के आगे नेगेटिव लगा हुआ है तो ओवरऑल ये फैक्टर नेगेटिव ही बनेगा फिर। तो ओवरऑल रिजल्ट किस में आएगा? डेल्टा जी नेगेटिव। तो नेगेटिव एंथैल्पी चेंज एंड पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज, ये दोनों फैक्टर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? नेगेटिव फ्री एनर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और जब किसी के लिए फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव आता है तो प्रोसेस अपना आप ही क्या होता है बच्चों? स्पॉन्टेनियस होता है कि नहीं होता है? प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है कि नहीं होता है? होता है ना? ये बात समझ में आ गई क्या? बोलो। ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, देखिए अगर आपसे मैं ये बोलूं, जैसे मेरे पास देखो प्योर ओजोन, लिक्विड ओजोन एंड सॉलिड ओजोन, बच्चों इनके कलर है अलग अलग, ठीक है। प्योर ओजोन जो होती है वो आपकी पेल ब्लू
गैसियस फेज में होती है, ठीक है ना। पेल ब्लू समझते हो बच्चों? पेल ब्लू मतलब हल्का नीला रंग होता है, ठीक है। जो लिक्विड ओजोन है वो ब्लू कलर की होती है, और ये बच्चों आपका वॉयलेट ब्लैक कलर का सॉलिड है। अब देखो बेटा, ये तीनों कलर आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, और रिसेंटली जेई मेंस में ये पूछे जा चुके हैं बच्चों। ये एनसीईआरटी में गिवन है, एंड रिसेंटली जेई मेंस में पूछे जा चुके हैं बेटा, ठीक है ना। रिसेंटली जेई मेंस में पूछे जा चुके हैं, ध्यान दीजिए। हाँ भैया, अब आप हेडिंग डालो, हेडिंग डालिए। हेडिंग डालो बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। पहले लिखो बच्चों, नंबर 1 ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, एक बात बताओ बच्चों, ये जैसे मेरे पास ओजोन है, आपको मैंने अभी बोला था कि ओजोन से नेसेंट ऑक्सीजन बहुत इजीली बनती है, क्योंकि ये अनस्टेबल कंपाउंड है, ये बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है ना। ये बहुत जल्दी वापस क्या हो जाएगा, इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है बच्चों, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है। तो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के कारण, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के कारण मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो लिखिए, लिखिए ओजोन एक्ट्स एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट because 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 it provides nascent oxygen, it provides nascent oxygen easily, it provides nascent oxygen easily। अच्छा बच्चों, एक चीज बताओ, ये ओजोन है, ये H2O2 है, क्या H2O2 भी एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या? क्या H2O2 भी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या? है बच्चों, पता है क्या? ये भी बहुत इजीली आपको नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ना। अब बताओ बच्चों, अब बताओ बच्चों, इन दोनों में अगर मैं आपसे पूछूं कि किसका ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी है, बताओ, आपको पता है क्या? ओजोन बच्चों H2O2 से बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ओजोन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आप लोग याद करो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने एसआरपी के बेसिस पे एक्सप्लेन किया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे एक्सप्लेन किया था इन चीजों को, याद है क्या? हाँ भैया, अब लिखो बच्चों,
ozone can cause oxidation of following compounds. Ozone can cause oxidation of following compounds. ठीक है बच्चों, सुनो, सबसे पहले देखिए बेटा, ये पीबीएस को कन्वर्ट कर देता है पीबीएसओ4 में। कैसे? देखो, ये पीबीएस है, ये ओजोन है, ठीक है, ये पीबीएस है, ये ओजोन है। तो पीबीएस जो होता है वो कौन से कलर का होता है? पीबीएस आपको पता होगा, मैक्सिमम जो आपके सल्फाइड्स होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। तो ये देखो कन्वर्ट हो जाएगा पीबीएसओ4 के अंदर, यानी ये नेसेंट ऑक्सीजन इसको देता है और ये कन्वर्ट होगा इस तरह से। अब देखो बच्चों, इस रिएक्शन का अपन यूज कहाँ करते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा जरा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा जरा। होता है क्या बच्चों, लेड की पेंटिंग होती है, लेड की जो पेंटिंग्स होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, काली पड़ने लग जाती है। क्या हो जाती है? काली पड़ने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें लेड सल्फाइड की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। तो उसके कलर को वापस रिस्टोर करना होता है, उसके कलर को वापस अपने को रिस्टोर करना होता है। हम क्या करते हैं, लेड की पेंटिंग को या तो ओजोन से या H2O2 से अपन क्या करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं। वो क्या करता है, उसको लेड सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है, और जैसे लेड सल्फेट बन जाता है, लेड सल्फेट व्हाइट कलर का होता है, तो उसका ओरिजिनल कलर आपका वापस आ जाता है। समझ में आ गया क्या? जो लेड की जो पेंटिंग्स होती है जो काफी पुरानी हो जाती है, वो काली पड़ जाती है, तो उनके कलर को रिस्टोर करने के लिए अपन ये वाला यूज लेते हैं बच्चों, ठीक है ना? ये समझ में आया? अब देखो बच्चों, इसी तरह से देखिए, ये जैसे मेरे पास HCl है, HCl को कन्वर्ट कर देगा Cl2 के अंदर, HCl को कन्वर्ट कर देगा Cl2 के अंदर। कैसे कन्वर्ट करेगा देखो बच्चों, ये ओजोन है, ठीक है। तो ओजोन से आपको पता है क्या मिलेगा, नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगी क्या? ओजोन से नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगी। नेसेंट एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड हो जाएगी। देखो, ये इस तरह से गया, तो देखो H2O प्लस O2 प्लस Cl, H2O, ठीक है ना? अब देखो बच्चों, जैसे मेरे पास क्या होता है, ये Ki है, तो बताओ बच्चों Ki का ऑक्सीडेशन करके क्या बनेगा, बताओ। क्लोराइड से Cl2 बना, तो Ki से क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा? अरे बच्चों इतना सिंपल है यार, I2 बन जाएगा, I2 बन जाएगा। अब देखो बच्चों सुनो, ये रिएक्शन कैसे होगी समझना। देखो सबसे पहले ये Ki है, Ki को हमने वाटर में डिसोल्व किया, डिसोल्व करने पर हमें ये मिल गया, डिसोल्व करने पर हमें ये मिल गया KOH एंड HI। ये जो ओजोन है वो इस HI के साथ रिएक्ट करेगा, अगेन वही क्या मिलेगा, O2 एंड नेसेंट ऑक्सीजन, तो आपको मिल जाएगा H2O, O2 एंड I2, इस तरह से हो गया। यहां से 2Ki प्लस ओजोन प्लस 2H2O 2KOH, ठीक है, ये 2 और ये यहाँ इधर 1 ही रहेगा, ठीक है। I2 प्लस O2 हो गया क्या? हो गया।
नोट कर लिया बच्चों? आगे लिखो बच्चों, लिखिए लिखिए द लिबरेटेड आयोडीन, द लिबरेटेड, देखो आयोडीन लिबरेट हो रही है, द लिबरेटेड आयोडीन, द लिबरेटेड आयोडीन is is titrated is titrated is titrated with with standard solution of with standard solution of sodium thiosulfate, with standard solution of sodium thiosulfate, with standard solution of sodium thiosulfate, the liberated iodine is titrated with standard solution of sodium thiosulfate. This process is used for quantitative estimation, for quantitative estimation, for quantitative estimation of ozone, for quantitative estimation of ozone. आगे लिखिए, during this process pH is regulated. During this process pH is regulated by borate buffer, by borate buffer. देखो बेटा, जो मैंने ये बोला है वो सारा आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप यहाँ पढ़ सकते हो। देखो यहाँ देखिए बच्चों, when ozone reacts with an excess of potassium iodide, है ना, sodium iodide solution buffered with a borate buffer, iodine is liberated which can be titrated against a standard solution of sodium thiosulfate. This is a quantitative method for estimating ozone gas. ये एनसीईआरटी की लाइन आप देख सकते हैं। तो ये बच्चों आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान रख लेना। 12th बोर्ड में तो कंफर्म ही आता है, 12th बोर्ड में आता है बच्चों। एनसीईआरटी अगर आपके पास पड़ी है तो आप देख सकते हैं, अगर एनसीईआरटी आपके पास पड़ी है तो देख सकते हैं आप लोग। तो आगे क्या होता है बच्चों, ये जो आयोडीन बनी ना, इस आयोडीन को हमने ट्रीट किया हाइपो के साथ, क्या मिल जाएगा, NaI, और ये मिल जाएगा Na2S4O6, ठीक है ना। हो गया, हो गया बच्चों। अच्छा एक चीज बताओ बच्चों, एक चीज बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टिमेशन को हमने कैसे किया था? कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टिमेशन को हमने किस कंपाउंड के द्वारा किया था? यहां देखो, बताएगा आप में से। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करने के लिए हमने कौन से कंपाउंड का यूज किया था?
बेटा फिर क्या मतलब है? इतने इतनी बार आपको बताया होगा I2O5 का यूज किया जाता है, किसी को भी याद नहीं है। मैंने पी ब्लॉक इतना कंसाइज कर दिया है, इतना ज्यादा कंसाइज कर दिया इस बार तो। आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ लास्ट डे के कंपैरिजन में मैंने 50% पी ब्लॉक पढ़ाया है। जो मैंने लास्ट डे पी ब्लॉक पढ़ाया उसका 50% ही पढ़ाया है, वो भी आपको याद नहीं। हाँ भैया, अब आप लिखो। लिखिए बच्चों, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का कैसे डिप्लीशन होता है? हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। देखिए बच्चों, ओजोन लेयर का डिप्लीशन कैसे होता है? देखिए, हमारे पास जैसे बच्चों ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है। ये क्या करता है बच्चों, ये इससे ऑक्सीजन छीन लेगा और ये कन्वर्ट हो गया इस तरह से, ठीक है। अब आपको पता होगा बच्चों, सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन होते हैं, सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन, तो उनका जो एग्जॉस्ट सिस्टम होता है ना, उस एग्जॉस्ट सिस्टम से ये ऑक्साइड रिलीज होता रहता है। अब एरोप्लेन काफी हाइट पे चलते होंगे, आपको पता होगा जहां ओजोन लेयर होते हैं उस हाइट पे चलते हैं वो, है ना। तो उस हाइट पे क्या होता है कि उनके एग्जॉस्ट सिस्टम से ये नाइट्रिक ऑक्साइड कंटिन्यूसली रिलीज होता रहता है, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड वहां जो ओजोन है उसके साथ ये करके उसको इस तरह से ब्रेक करता रहता है। इसके अलावा और भी आपने पढ़ा होगा, आपने एक पढ़ा होगा फ्रियोन्स। फ्रियोन जो है वो भी ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, पता होगा आप लोगों को, है ना बच्चों। तो लिखो, लिखिए, लिखिए, देयर इज ए लेयर ऑफ ओजोन, देयर इज ए लेयर ऑफ ओजोन in the atmosphere, in the atmosphere which protects, which protects surface of earth, which protects surface of earth from UV rays, from UV rays, ultraviolet rays, from ultraviolet rays। अब बताओ बच्चों, अल्ट्रावायलेट रेज की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, अल्ट्रावायलेट रेज की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और इतनी एनर्जी वाली रेडिएशन जब सीधी किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो वो बहुत ज्यादा क्या करती है, हार्म करती है, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। आगे लिखो, लिखिए, लिखिए, CFC, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रियोन्स, फ्रियोन्स, फ्रियोन्स एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, एंड नाइट्रिक ऑक्साइड which is which is released from, which is released from
which is released from exhaust system of supersonic jet aeroplanes. Jet aeroplanes are responsible for the depletion of ozone layer in the upper atmosphere. बच्चों बताओ ओजोन होल कहाँ बना हुआ है? आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा ओजोन होल, कोई बताएगा आप में से? वेरी गुड। अंटार्कटिका में बना हुआ है, पता है ना? अंटार्कटिका में बना हुआ है ओजोन होल। हाँ जी। अच्छा एक चीज बताओ, ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन मापने की यूनिट क्या होती है? ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन मापने की यूनिट क्या होती है? डोप्सन, पता होगा? डोप्सन बोलते हैं, डोप्सन। अच्छा एक बात बताओ, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? भगवान 16 सितंबर को किया जाता है। ठीक है भाई, चलो साहब आगे लिखो। लिखिए ओजोन इज यूज्ड एज ए जर्मिसाइड। ओजोन इज यूज्ड एज ए जर्मिसाइड। ओजोन इज यूज्ड एज ए जर्मिसाइड, comma disinfectant and for sterilizing of water, sterilizing, sterilizing of water. Sterilizing of water। अब देखो बच्चों, एक वर्ड होता है बच्चों टेलिंग ऑफ मर्करी, है ना? टेलिंग ऑफ मर्करी समझना आप क्या होता है बच्चों, समझो। देखो आपने कभी कभी कोई आपने की चेन या देखी होगी जिसमें ओजोन होता है बच्चों, आपने इस तरह देखा होगा, बहुत सारे आते हैं इसमें अलग अलग शेप बनी होती है, कोई लव की शेप बनी होती है, कोई फ्लावर की बनी होती है। तो जो ओजोन होता है ना बच्चों, वो एकदम स्फेरिकल ड्रॉप बनाता है, एकदम इस तरह की। ठीक है, और अगर आप इसको क्या करते हो, जैसे मान लीजिए आपने थोड़ा सा इसको फूंक मारा,
तो ये क्या करता है बच्चों, ऐसे आगे चलता रहेगा, ऐसे है लिक्विड, लेकिन ये कभी भी सरफेस पे स्टिक नहीं करेगा, चिपकता नहीं है। समझ में आ रहा है? ओजोन की अगर आप लेयर देखोगे ना तो वो ऐसे स्टिक नहीं करेगी, वो चिपकती जाएगी, मैं क्या सॉरी स्टिक नहीं करेगी, ऐसे मूव करेगी ऐसे। पहले बहुत आते थे ऐसे की चेन, और मार्केट में काफी सारे ऐसे खिलौनों में भी होता था ये। अब देखो बच्चों, है ना, अब देखिए, अगर मान लीजिए ये ओजोन, है ना, मरकरी ओजोन के कांटेक्ट में आ गया, तो ये बच्चों इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है मरकरी सब ऑक्साइड के अंदर। इसमें कन्वर्ट हो गया, इसको बोलते हैं मर्क्यूरस ऑक्साइड, या इसको बोलते हैं मरकरी सब ऑक्साइड। ठीक है ना, मर्क्यूरस ऑक्साइड या मरकरी सब ऑक्साइड। और जैसे ये इस तरह से कन्वर्ट होगा ना, अब क्या होगा बच्चों, अब ये उस सरफेस पर फ्रीली मूव नहीं करेगा, वो चिपकने लग जाएगा। अब ये क्या करेगा, जैसे जैसे आप इसको आगे बढ़ाओगे ना, ऐसे चिपकता जाएगा ऐसे। ठीक है ना, इस तरह से। और एक क्या बनेगा, एक इस तरह की टेल जैसी बना देगा। क्या बना देगा, टेल बन जाएगी ऐसी। इसीलिए इसको नाम पड़ा हुआ है टेलिंग ऑफ मरकरी। इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है टेलिंग ऑफ मरकरी। समझ में आ गया टेलिंग ऑफ मरकरी किनको बोला मैंने? टेलिंग ऑफ मरकरी समझ में आ गया? पहले देखो चिपक नहीं रहा था, कंटिन्यूअसली अपने आप ही जा रहा था सीधा सीधा। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये ओजोन के कांटेक्ट में आया मरकरी, मरकरी सब ऑक्साइड बना, और मरकरी सब ऑक्साइड होते ही ये क्या हो गया, अब उस ग्लास की सरफेस से चिपकने लग जाएगा। ठीक है ना, और इसका जो ये मेनिस्कस होता है बच्चों, ये मेनिस्कस जानते हो आप? ये अपना मेनिस्कस लूज कर देता है, मेनिस्कस लूज कर देता है, और लूज करते ही बच्चों क्या होगा, ये इस तरह से टेल बना देगा। समझ आ गया बच्चों, टेल पूंछ की तरह ये बन जाएगा ये। अरे समझ में आया क्या टेलिंग ऑफ मरकरी? अब एक बात सुनो, अगर आपको टेलिंग ऑफ मरकरी को रिमूव करना है, इसके इफेक्ट को हटाना है, आप क्या करो, आप क्या करो बच्चों, इसको वाटर से ट्रीट कर दो वापस। तो ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा देखो वापस मरकरी एंड H2O2 के अंदर, है ना। आप इसको क्या कर दो, इसकी वॉशिंग कर दो वाटर के साथ, इसकी वॉशिंग कर दो वाटर के साथ, वाटर से इसकी वॉशिंग कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा इस तरह से। तो इस रिएक्शन का यूज अपन, है ना, आपके ओजोन के टेस्ट में भी करते हैं, टेस्ट ऑफ ओजोन। ये ओजोन के आइडेंटिफिकेशन में भी किया जाता है। ठीक है ना, तो लिखो बच्चों, लिखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन, in the presence of ozone, mercury is oxidized, mercury is oxidized into mercury suboxide, and now it loses its meniscus and starts to stick, and starts to stick on glass. This process is known as, this process is known as tailing of mercury, tailing of mercury, tailing of mercury.
This effect can be removed. Effect can be removed if it is washed with, if it is washed with, कि वॉशिंग कर देंगे अपन, if it is washed with water. अच्छा बच्चों बताओ ये सब कब लगता है, सब कब लगता है पता है क्या? सब ऑक्साइड। देखो बच्चों सब ऑक्साइड अपन सब तब लगाते हैं जब आपके पर एटम लेस देन 1 ऑक्सीजन हो। तब कब लगता है? जब पर एटम लेस देन 1 ऑक्सीजन हो। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, 2 मरकरी के लिए 1 ऑक्सीजन है तो 1 मरकरी के लिए कितनी होगी? 1/2 होगी। जैसे देखो बच्चों इस कंपाउंड का नाम आप जानते हो क्या? इसको बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड। जानते हैं आप? तो क्या बोलते हैं? कार्बन सब ऑक्साइड। देखो C3O2, 3 कार्बन के साथ कितनी ऑक्सीजन है बताओ? 3 कार्बन के साथ कितनी ऑक्सीजन है बताओ? 3 के साथ 2 ऑक्सीजन है, दिख रही है? 3 कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन है तो एक के साथ 2/3 मतलब लेस देन 1 है। तो जब भी लेस देन 1 होती है ना, जब भी लेस देन 1 होती है तो हम इसको इस तरह से बताते हैं बच्चों। समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या बेटा? बोलो, आगे बात समझ में? ठीक है भैया। तो ये बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया ओजोन, ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया ओजोन। अब आप हेडिंग डालो नेक्स्ट, नाइट्रोजन फैमिली। नेक्स्ट हेडिंग डालिए बच्चों नाइट्रोजन फैमिली। अब हमारा जो ग्रुप 15 है, यानी अपन पी ब्लॉक की लास्ट फैमिली में आ गए बच्चों। इसको बच्चों अपन निकोजन भी बोलते हैं क्या? निकोजन, ये पी साइलेंट है बच्चों। निकोजन बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली को बोला था चैल्कोजन, इसको बोलते हैं निकोजन। अब देखिए बच्चों सुनिए, अब बात करते हैं बच्चों अपन फैमिली मेंबर्स की। ये बच्चों मेरे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अब बताओ हमारे पास ये बेसिक नंबर होते हैं। तो बच्चों देखो टोटल एलिमेंट 5 है, 5 है, तो कितने बेसिक नंबर यूज लेंगे अपन? कितने बेसिक नंबर यूज लेंगे? 4। 4 कौन से? ये लेंगे 1 2 3 4, इतने ही लेंगे बच्चों। नाइट्रोजन का 7 होता है, कितना हो जाएगा? 7 and 8 15, 15 और 18 33, 33 और 18 बोलो बच्चों, 33 और 18 हो जाएगा 51, 51 और 32 कितना हो जाएगा? 83 हो जाएगा बच्चों। ये आगे बेटा। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं बोलूं ये जो दोनों है ना बच्चों, ये दोनों आपके नॉन मेटल है, ये दोनों नॉन मेटल है, ठीक? ये दोनों मेटलॉइड है और ये बच्चों मेटल है, ठीक है? तो आप क्या देख रहे हो बच्चों? पहले नॉन मेटल से मेटलॉइड बना और मेटलॉइड से मेटल बना। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि इधर से इधर जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है क्या? मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है क्या? बताओ। अब देखो बच्चों,
नाइट्रोजन जो है वो आपको मिलता है गैसियस फेज में, ठीक है ना। रिमेनिंग ऑल आर सॉलिड्स, है ना। बाकी सारे के सारे सॉलिड होते हैं बच्चों, बाकी सारे के सारे सॉलिड होते हैं। यहां तक नोट कर लिया बच्चों? आगे लिखो, लिखिए एक्सेप्ट नाइट्रोजन, एक्सेप्ट नाइट्रोजन all other elements, all other elements represent allotropism। एक बात हो बच्चों, ऐसे कौन सा ग्रुप था जिसके सारे एलिमेंट एलोट्रोपिज्म दिखाते थे, बताइए, बताओ बच्चों, याद है क्या बच्चों? ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप 16, याद है? ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप 16 पढ़ा था हम लोगों ने। हाँ भैया, आगे लिखो, लिखिए इन एटमॉस्फेयर, इन एटमॉस्फेयर देयर इज 78% नाइट्रोजन by volume, there is 78% nitrogen by volume। बच्चों KNO3 को क्या बोलते हैं बच्चों, जानते हो क्या? KNO3 को क्या बोलते हैं, जानते हैं आप लोग? इसको बोलते हैं इंडियन सॉल्ट पीटर। इसको याद रखो इंक से, है ना, इंक से याद रखो, IN से इंडिया और K से पोटेशियम याद रहेगा। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चिली सॉल्ट पीटर, बोलते हैं। अच्छा एक बात हो बच्चों, हमारी बोन्स और जो टीथ है, दांत और हड्डियां जो है, बोन्स और टीथ, उसमें फास्फोरस मिलता है कि नहीं मिलता? बोलो बच्चों, उसमें फास्फोरस मिलता है ना। हमारी बोन्स और टीथ के फॉर्मेशन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। किस फॉर्म में मिलता है बच्चों, बताओ किस फॉर्म में मिलता है, पता है आप? कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में, है ना, इसकी फॉर्म में मिलता है बच्चों। लिखिए, लिखिए बोन्स एंड टीथ, बोन्स एंड टीथ है कैल्शियम, कैल्शियम फॉस्फेट। बोन्स एंड टीथ है कैल्शियम फॉस्फेट। अब देखो बच्चों सुनो, एक होता है बच्चों फ्लोरो एपेटाइट, फ्लोरो एपेटाइट,
ये क्या होता है देखो बच्चों सुनो, CA9PO4 है ना, एक मिनट बेटा, ये हो गया 9 टू 18, तो 6 लेना पड़ेगा, CaF2। ये होता है बच्चों फ्लोरो एपेटाइट, इसको बोलते हैं फ्लोरो एपेटाइट, ठीक है ना। ये जो है ना, ये क्या बच्चों, मेन कंपोनेंट ऑफ फॉस्फेट रॉक। रॉक तो समझते हो बच्चे, चट्टाने जो होती है ना, जो चट्टाने होती है उसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो ये होता है, इसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो ये होता है बच्चों। हो गया बेटा। हाँ भैया, अब हेडिंग डालो आप जनरल प्रॉपर्टीज, हेडिंग डालिए जनरल प्रॉपर्टीज। जनरल प्रॉपर्टीज में लिखो बच्चों, पहला पॉइंट, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बताओ बच्चों क्या होगा, NH2NP3 होगा, NH2NP3 होगा। तो बच्चों बताओ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मैं कह सकता हूं बच्चों 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है, हो गए बच्चों 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हो गए, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, हेडिंग डालो एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस बताइए बच्चों क्या होगी, डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होती है, राइज होती है, इंक्रीज करेगी, लेकिन जैसे जैसे अपन नीचे जाते हैं ना वो जो इंक्रीमेंट है वो कम होता जाता है। देखो एक चीज इसको मैं समझाता हूँ, पीरियोडिक टेबल में आप जैसे जैसे डाउनवर्ड जाते हो ना तो कोई भी चीज है ना उसमें वेरिएशन कम आने लग जाएगा, ऐसे समझना क्यों, देखो जैसे ये 1 से 2 है, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह से 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, 3 से 4 गए, 4 से 5 गए, 5 से 6 गए। तो 1 से 2 देखो बच्चों, डिफरेंस 1 का आया, यहाँ तो अगर आप देखो तो बच्चों 100% इंक्रीमेंट है। अब यहाँ देखो डिफरेंस अभी भी 1 का आया, लेकिन प्रीवियस वैल्यू 2 थी, तो परसेंटेज वाइज कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 50% का। यहाँ 1/3, 33.33%। यहाँ देखो बच्चों
1/4 इंटू 100 25%। यहाँ देखो 20%। दिखा है बच्चों आपको? सक्सेसिव डिजिट में डिफरेंस तो 1 के, लेकिन परसेंटेज चेंज कम होता जा रहा है ना। देखो जो चेंज 1 से 2 में हुआ वो 100% का चेंज है, लेकिन जो चेंज आप 5 और 6 के बीच में देख रहे हो 100% नहीं है। नहीं है ना? नहीं है ना? बोलो बच्चों। तो लिखो बेटा, लिखिए डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप atomic radius increases, down the group atomic radius increases, full stop, full stop। As we move downward, as we move downward, difference in radius, difference in radius for two successive elements, for two successive elements decreases। Two successive elements decreases। समझ में आया मामला? ये किसी में हो, चाहे रेडियस हो, चाहे आयोनाइजेशन एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, चाहे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो, कोई भी प्रॉपर्टीज हो, डाउनवर्ड जाने पर डिफरेंस कम होता जाता है। एंड लास्ट वालों में तो एकदम सिमिलर आने लग जाएगी वैल्यूज, एकदम सिमिलर आने लग जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखो बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। आप बताओ बच्चों, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी? ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है ना बच्चों? ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो इनकी एनर्जी ज्यादा होगी। और डाउनवर्ड जाने पर, डाउनवर्ड जाने पर ये आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है। तो लिखिए बच्चों, लिखिए ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन elements of this family, elements of this family have high ionization energy, have high ionization energy, and it decreases, and it decreases when we move downward। ठीक है बेटा, कल का आपके पेपर का टाइमिंग ये ध्यान दे लीजिए, कल इवनिंग में होगा पेपर 6 to 7 PM। कल आपके पेपर का टाइमिंग शाम का टाइम है 6 से 7 बजे, ठीक है ना? पेपर का टाइमिंग है 6 से 7 बजे, ठीक है? चलिए बाकी अपन करते हैं नेक्स्ट टर्न पे बच्चों। हाँ ग्रुप 16 आएगा, ग्रुप 16 तक ही आएगा बेटा, ठीक है?